प्रिय विद्यार्थियों, एक बिल्कुल ही नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मेरे से मांग किया था कि सर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दीजिए ताकि हम लोग 2024 परीक्षा में हिंदी विषय में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। मैं आपको जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बोल देना चाहता हूं कि मैं आपके हिंदी विषय के सभी पाठ, चाहे वो कविता है, कहानी है, निबंध है, सभी के ऊपर मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूं। यदि आप वो सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिंदी सजेशन 2024। और आज से मैं हिंदी साहित्य के इतिहास सीरीज को शुरू कर रहा हूं। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड के विद्यार्थी हैं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखें और घर बैठे ही 2024 परीक्षा की तैयारी को अपने मजबूत करें, जिससे आपको हिंदी विषय या अन्य विषय में भी, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, आप उन सभी चीज़ों को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हम पार्ट वाइज आपको करा देंगे, और आज हम कराएंगे खड़ी बोली हिंदी का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है, यहाँ से हमेशा प्रश्न जरूर उठा लेता है। आप जानते हैं कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं खड़ी बोली हिंदी के विकास के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो दाग मारा है, जैसे आप ये सब दाग देख सकते हैं, ये जो दाग मारा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप इतना ही लिखेंगे, अपने कॉपी पे लिख के रखेंगे। इससे ज़्यादा लिखने से ना आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी होगा एग्ज़ाम परीक्षा में लिखने के लिए। तो जैसे जैसे आपको दाग मारा हुआ है मैं उतना ही पढ़ के आपको बताऊंगा, और बाकी जिसमें दाग नहीं है उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं जल्द से जल्द। ओके, तो पहला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देख लीजिए। साहित्य की भाषा का निर्माण सदैव बोलचाल की सामान्य भाषा में होती है। ब्रजभाषा का जो रूप काव्य सृजन में व्यवहृत हुआ वह बोल चाल से प्रसूत हुआ है, परंतु निरंतर कविता में ही परिमित रहने के कारण उसमें एक प्रकार की अगतिशीलता प्रवेश कर गई, जिसके कारण भाषा का स्वच्छ प्रसार अन्य विषयों तक न बढ़ सका। यानी कहने का मतलब है कि जो भी साहित्य का विकास हुआ है उसमें बोलचाल की भाषा का हमेशा महत्व रहा है। जो लोग बोलचाल की भाषा में बात करते हैं उसी में भी साहित्य का सृजन भी कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि ब्रज भाषा में भी बहुत सारे साहित्य, कविता लिखी गई है, लेकिन यह सिर्फ कविता के लिए ही प्रयुक्त थी, माने लिखी गई थी, जिसके वजह से इसका बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी की एक उपबोली है जिसकी उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में ही खड़ी बोली पश्चिमी युक्त प्रांत के व्यवहार एवं बोलचाल की भाषा थी। उस स्थान से क्रमशः मुसलमानों के प्रसार के साथ ही यातायात की अनुकूलता के अनुरूप यह इधर उधर फैलने लगी और कालांतर में समस्त उत्तर भारत की शिष्ट भाषा बन बैठी और आज इसने जन जन की राष्ट्रवाणी का रूप धारण कर लिया है। तो देखिए इस पैराग्राफ में आपको ज़्यादा सुविधा नहीं हुआ होगा, आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। जो दाग मारा गया है बस आपको उतना ही लिखना है, उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद करके समझकर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। खड़ी बोली अपने प्रारंभिक काल में ग्राम्य गीतों और दिल्ली तथा मेरठ के आसपास बोली जाने वाली जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी। खड़ी बोली की प्राचीन रूप की झलक भोज के समय से लेकर हमीद देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों के
अनेक पदों में मिलती है। सर्वप्रथम सारंगधर की रचना प्राकृत पैगम्बलभ अब्दुल रहमान कृत संकेत राशक और पंडित दामोदर द्वारा लिखित युक्ति प्रकरणम आदि अपभ्रंश की रचनाओं में हमें इसका प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं। इसमें भी कोई असुविधा नहीं हुआ होगा आपको समझने में। ये पैराग्राफ देखिए कि भाषा विकास की दृष्टि से खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित एक बोली थी। एक बोली के कुछ शब्द अपभ्रंश की रचनाओं के अलावा हिंदी साहित्य के आदिकाल की रासो रचनाओं में देखे जा सकते हैं। उस समय के फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की रचनाओं में खड़ी बोली के शब्दों की प्रचुरता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। 11वीं सदी से 14वीं सदी तक के नाथ पंथियों तथा सिख गुरुओं एवं अनेक अनुयायियों ने खड़ी बोली का उपयोग अपने धार्मिक उपदेशों के लिए किया। 12वीं सदी के संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि ने उत्तर भारत में अपने धर्म के प्रचार के लिए खड़ी बोली को अपनाया। भक्तिकालीन कवि सूरदास, मीरा तथा रहीम की रचनाओं में भी खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। रीतिकालीन कवि घनानंद की रचनाओं में भी खड़ी बोली का आभास मिलता है। अतः उत्तर भारत में जन्मी खड़ी बोली इस क्षेत्र में व्याप्त वैष्णव आंदोलन के कारण साहित्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं हुई और सुदूर दक्षिण में साहित्य की पद्य और गद्य दोनों विद्याओं में अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति क्षमता का पूरा परिचय दिया। चलिए आगे देख लीजिए। कोई समझने में असुविधा नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 18वीं सदी में महोपाध्याय वररुचि ने बंगला लिपि में पत्र व्यवहार की शिक्षा देने के लिए पत्र कौमुदी नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें खड़ी बोली के पत्रों के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1800 में ईसा उल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। इससे नए युग के नए विज्ञान, नए मानव मूल्य, बौद्धिकता आदि का प्रवेश जीवन में हुआ। युग चेतना के बदलते तेवर एवं ईसाई धर्म प्रचारक पत्र पत्रिकाओं तथा प्रेस के कारण खड़ी बोली ने युग सापेक्षता के अनुकूल तथा अनुरूप ढलना संवरना प्रारंभ कर दिया। चलिए आगे देख लीजिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में खड़ी बोली जनता की बोली थी। इस बोली में साहित्य की रचना से देश को अधिक लाभ हो सकता था। अतः अंग्रेजों ने हिंदी पढ़ने और समझने की आवश्यकता महसूस किया। उन्होंने फोर्ट विलियम के मदरसे में उर्दू के अतिरिक्त खड़ी बोली के अध्ययन और अध्यापन का प्रबंध किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी में विषयगत पुस्तकों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। आगे देख लीजिए कि प्रारंभिक खड़ी बोली में गद्य लिखने का श्रेय 4 लेखकों को मिलना चाहिए। इनमें नाम ईसा उल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र है। इनमें से प्रथम 2 ने स्वतंत्र रूप से गद्य साहित्य की रचना की। अंतिम 2 ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट के कथानुसार अपनी गद्य रचनाएं लिखी। इनके अतिरिक्त राजा शिव प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह के नाम भी गौरव के साथ लिए जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो प्रश्न देखा, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, वो खत्म हो गया है। चलिए अब ये दूसरा प्रश्न देख लीजिए। खड़ी बोली के विकास में सरस्वती प्रेस के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये 2014 के एग्ज़ाम में भी आया था, सॉरी सिंपल पेपर में है ये, कि
प्रेस की स्थापना ने हिंदी भाषा व साहित्य को प्रतिष्ठा के ऊंचे सोपान पर स्थापित किया। भले ही प्रेस आज व्यवसाय बन गया है, किंतु एक समय था जब प्रेस को मिशन समझा जाता था। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी का जो विकसित एवं परिष्कृत रूप सामने आया, उसमें प्रेस की महती भूमिका है। यशस्वी पत्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत एवं व्यवस्थित करने का काम किया, जो हिंदी की विकास यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिष्करण में जहां हिंदी को व्याकरण के नियमों में बांधकर उसे अनुशासित एवं मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, वहीं मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी उर्दू मिश्रित आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर अपने कथा साहित्य को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। हिंदी की सरल बोध भाषा के प्रयोग ने प्रेमचंद को कथा सम्राट बना दिया। इसीलिए उन्होंने बनारस में 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की, जहां से उनकी कहानियां एवं उपन्यास छपते थे। बाद में 1930 में उन्होंने हंस को सरस्वती प्रेस से ही निकालना शुरू किया। सरस्वती प्रेस की स्थापना से खड़ी बोली हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ। इस प्रेस से छपने वाली हंस पत्रिका प्रगतिशील हिंदी साहित्य की मुखपत्र बनी। हंस में छपने वाली कहानियों, निबंधों एवं विचारों से हिंदी भाषा और साहित्य को काफ़ी बल मिला। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस के माध्यम से आम बोलचाल की भाषा को हिंदी में प्रतिष्ठित किया एवं खड़ी बोली हिंदी की एक नवीन शैली को विकसित किया। चलिए और देख लेते हैं खड़ी बोली हिंदी से जो प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है कि खड़ी बोली के विकास में सरस्वती पत्रिका के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसको देख लीजिए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। उनके संपादन काल में इसमें जो भी रचनाएं प्रकाशित हुई, द्विवेदी जी ने न केवल उनकी भाषा को सुधारा अपितु उनके भावों और विचारों को भी नियंत्रित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया। उनकी लगन से ही खड़ी बोली का परिमार्जित रूप उभरकर सामने आया और पद और गद की भिन्न भाषा का झगड़ा दूर हो गया। बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, खड़ी बोली पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार करके खड़ी बोली को व्यवस्थित रूप दिया। हिंदी की कई विधाएं विकसित हुई तथा खड़ी बोली के लेखकों की एक नई पौध तैयार हो गई। इस प्रकार सरस्वती खड़ी बोली की विकास यात्रा में मिलकर पत्थर
मील का पत्थर क्या हुई, साबित हुई। तो बस ये खड़ी बोली के जो विकास है या जो खड़ी बोली से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं आपके 2024 परीक्षा में, उसका मैंने वर्णन कर दिया हूँ। आप इसे अपने कॉपी पे लिख कर रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।